हेलो स्टूडेंट्स, तो एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर का आगे का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो है व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर। आज की क्लास का हमारा मेन जो टॉपिक होगा वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टेट क्या होती है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि मैटर की अलग अलग कौन सी और कितनी स्टेट्स हैं। फिर हम आज की क्लास में फॉर एग्जांपल डिटेल स्टडी देखेंगे सॉलिड स्टेट पे, ठीक है। उसमें हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड स्टेट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या होते हैं। फिर उसके हम वैसे तो बहुत एग्जांपल्स होते हैं, कुछ डेली लाइफ के हम एग्जांपल्स देखेंगे और बेटर तरीके से समझने के लिए। और लास्ट में हम जो देखेंगे कुछ ऐसे सॉलिड्स जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टेट का मतलब क्या है। पिछली क्लास में हमने मैटर क्या होता है वो समझा था। आज हम ये देखेंगे कि स्टेट का मतलब क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, जैसे हम सबको पता है कि अगर हम इस ग्लास में रखे वाटर को देखें, ठीक है, और मेरे दूसरे हाथ में जो ये मार्कर है उसे देखें, तो इन दोनों में हमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये जो वाटर है ये बड़ी आसानी से देखिए मूव कर सकता है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करें तो ये फ्लो कर पा रहा है, लेकिन अगर हम इस मार्कर की बात करें तो ये इतनी आसानी से फ्लो नहीं होता। दूसरी बात है कि अगर हम इस मार्कर को किसी भी जगह पर रख दें, किसी भी वेसल में रख दें, इसकी जो शेप है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है, ये एज इट इज ही दिखेगा आपको। लेकिन जो वाटर है सबको पता है कि अभी फिलहाल इस ग्लास में रखा है इसलिए इसका शेप इस ग्लास के जैसा है, लेकिन अगर हम इसको किसी ट्यूब में या किसी और दूसरे वेसल में रख देंगे तो इसका शेप उस कंटेनर के जैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो वाटर है वो अपना शेप मेंटेन करके नहीं रख पा रहा है, लेकिन जो मार्कर है उसका शेप फिक्स्ड है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिसमें जब हम उन मैटर को, उन चीजों को देखते हैं तो उसका जो एक्सटर्नल फॉर्म है, जिस फॉर्म में वो हमें नजर आते हैं, वो फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। तो इन्हीं एक्सटर्नल फॉर्म्स को जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, इन फॉर्म्स को ही हम स्टेट कहते हैं मैटर की। तो स्टेट क्या है? स्टेट इज द डेफिनाइट एक्सटर्नल फॉर्म इन विच द मैटर एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। चेयर एग्जिस्ट in the form of fixed shape। चेयर जो है, हमने एक एग्जांपल ले लिया, चेयर कैसे एग्जिस्ट करता है अगर हम बाहर से देखें तो चेयर जो है वो हमेशा अपने फॉर्म को, अपने शेप को फिक्स रखता है। उसी तरह से वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म which has a tendency to change shape and can flow। यानी दो एग्जांपल हमने कंपैरिजन करने के लिए यहां पे रखा है। एक है चेयर। चेयर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ऐसा फॉर्म जो या जिसका शेप फिक्स्ड होता है। उसी तरह से अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसका शेप चेंज हो सकता है और वो उसके पास फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। फ्लो मतलब कि बहना, मूव करना, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो दोनों फॉर्म्स हैं चेयर और वाटर के, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए इसी डिफरेंस के बेसिस पे जो अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, उसी डिफरेंस के बेसिस पे हमने स्टेट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डिवाइडेड अंडर नॉर्मल कंडीशंस इनटू 3 कैटेगरीज। तो वो हमारे सेकंड पॉइंट में आता है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वो देखते हैं हम। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो स्टेट है वो नॉर्मल कंडीशंस में 3 टाइप की हो सकती है, जिन्हें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, these are the 3 states of matter which can be observed under normal conditions, ठीक है।
लेकिन इसके अलावा भी दो ऐसी स्टेट्स और होती हैं जो एक स्पेसिफिक स्पेशल कंडीशंस में ही हमें देखने के लिए मिलती है, इसीलिए हम उन्हें इस लेवल पे अभी स्टडी नहीं करते हैं। तो वो स्टेट्स कौन सी हैं? एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो दो स्टेट्स हैं ये नॉर्मल कंडीशंस में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, इसीलिए इन्हें एक स्पेशल लेवल पे ही हम स्टडी करते हैं। जो नॉर्मल कंडीशंस हैं हमारी, जैसे हमारे आसपास जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में हम इन तीनों स्टेट्स को देख सकते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में हम इन तीनों की ही डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी भी मैटर को जब हम एक्सटर्नली देखते हैं तो उसकी किन प्रॉपर्टीज को, किन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम ये कह सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इन तीनों स्टेट्स की जो फिक्स्ड और यूनिक प्रॉपर्टीज हैं वो जानना। अगर हमें प्रॉपर्टीज पता है तो सीधा हम किसी भी मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ पहली स्टेट जो हमारी सॉलिड स्टेट है उसको कवर करेंगे, और आप अपनी नोट्स में ये पॉइंट ऐड करने के लिए लिख सकते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशंस मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 different states। तो वो हम लिख देंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जबकि ये दोनों हमने कहा था एग्जिस्ट अंडर स्पेशल कंडीशंस। इन दोनों के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये स्टेट्स कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही एग्जिस्ट करती है, जबकि ये जो 3 स्टेट्स हैं ये नॉर्मल कंडीशंस में भी एग्जिस्ट करती है। तो अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज वी विल कंसिडर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, और हम देखेंगे कि उसकी क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें देखकर या जानकर हम किसी मैटर को सॉलिड कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सॉलिड स्टेट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज अ स्टेट इन विच मैटर हैज डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम। तो डेफिनाइट वर्ड का मतलब होता है एक तरह से फिक्स्ड। ठीक है, तो ऐसी स्टेट जिसमें अगर कोई मैटर अपने शेप को और अपनी वॉल्यूम को, वॉल्यूम मतलब कि जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर उसको फिक्स रख पाता है, वो चेंज नहीं होती, तो उस स्टेट को हम कह सकते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये तो एक डेफिनेशन हुई, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो इस सॉलिड स्टेट में मैटर शो करता है, तो वो हम देखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी सॉलिड की, वन बाय वन आकर हम समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने डेफिनेशन में भी यूज की थी, उसे हम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इट हैज अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, तो ये आप समझ गए हैं। दूसरा पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पिछली क्लास में हमने जब पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी मैटर के, तो उसमें हमने लास्ट प्रॉपर्टी देखी थी कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि अलग अलग मैटर में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट ऐसी स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। मतलब हर पार्टिकल अपने आसपास के पार्टिकल को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा
कि जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुआ तो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज आ जाएंगे। अगर वो क्लोज आ जाएंगे तो उनके बीच में जो स्पेसेस रह जाएगी, जो खाली स्पेसेस रह जाएगी, वो बहुत ही कम होगी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, बहुत पास होंगे, एंड हैव वेरी लिटिल स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेसेस बहुत ही कम होंगी। तो इसे हमने इस डायग्राम से भी दिखाया है कि ये जो आपके सामने सर्कल्स हैं, इन्हें हम पार्टिकल्स मान सकते हैं। इन्हें हम पार्टिकल्स मान सकते हैं सॉलिड के, किसी भी सॉलिड के। तो सारे पार्टिकल्स बिल्कुल लगभग एक दूसरे से टच्ड है, मतलब कि वो बहुत ही क्लोज है, इससे ज्यादा वो क्लोज आ नहीं सकते। इसके बावजूद भी इनमें एम्प्टी स्पेसेस रहेगी बीच में, ये जो है ये एम्प्टी स्पेसेस है बीच में, लेकिन ये एम्प्टी स्पेसेस बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर पार्टिकल्स के बीच में और स्पेस ज्यादा नहीं है तो हम ऐसे मैटर को, ऐसी ऑब्जेक्ट को अगर प्रेस करके दबाने की कोशिश करें तो वो आसानी से कंप्रेस नहीं होगा। बात समझ में? क्योंकि कंप्रेस होने के लिए पहले से ही बीच में स्पेसेस होना जरूरी है। इसीलिए इस पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन नॉट फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? बहना। वो ही मैटर के पार्टिकल्स फ्लो हो सकते हैं जिनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा सा वीक हो, ताकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अराउंड मूव कर सके। ठीक है, लेकिन यहां क्या होता है, क्योंकि हर पार्टिकल अपनी जगह फिक्स है तो वो कहीं पे भी मूव नहीं कर पाता, और इसीलिए सॉलिड्स फ्लो नहीं हो सकते। ठीक है, एंड हैज डेफिनाइट बाउंड्रीज। ये फ्लो नहीं होते और इनकी जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री मतलब जो शेप के हम जिसको देखकर हम शेप डिसाइड करते हैं उन्हें हम बाउंड्रीज कहते हैं, वो बाउंड्रीज भी फिक्स होती है, क्योंकि पार्टिकल कहीं मूव नहीं कर पा रहा, तो अगर अपनी जगह पे फिक्स है तो बाउंड्रीज भी हमें कैसी दिखेगी? फिक्स दिखेगी, और इसीलिए शेप उसका फिक्स होता है। इसके बाद इट डू नॉट चेंज शेप इवन अंडर अ फोर्स, मतलब कि अगर हम किसी सॉलिड पे एक फोर्स भी अप्लाई कर दे तब भी वो फोर्स की वजह से भी अपना शेप चेंज नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक लेवल बाद अगर हम उस फोर्स को बढ़ाते रहे तो वो ब्रेक हो सकता है। सॉलिड कैन ब्रेक, जैसे कि अब ये मार्कर ही है, सबको पता है। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूं तब तक ये शेप चेंज नहीं कर रहा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा फोर्स बढ़ाते सीधा ये ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होना अलग चीज है, ब्रेक होना अलग चीज है, लेकिन शेप को चेंज करना अलग चीज है। शेप चेंज नहीं होगा इसका, ये ब्रेक हो सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिजिडिटी। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब वो अपने शेप को मेंटेन करते हैं किसी फोर्स को लगाने के बाद भी। ठीक है, लास्ट है पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। पिछली क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी को समझा था। हमने कहा था मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अभी हमने देखा कि जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स है वो मोशन परफॉर्म नहीं करते या बहुत ही ना के बराबर करते हैं, नेग्लिजिबल, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी नेग्लिजिबल होती है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी ही नेग्लिजिबल है तो ऐसे में अगर हम दो अलग अलग सॉलिड को साथ में रख भी दें, क्योंकि उनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप इंटरमिक्स भी नहीं होंगे, यानी उन दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए उनको मूव करना पड़ेगा, और ये मूव नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हेंस टू सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज। इंटरमिक्स होने को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। इसलिए दो सॉलिड्स कभी भी डिफ्यूज नहीं होते। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सॉलिड की। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। अब हमने कहा था एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स तो आप खुद ही जितने मर्जी उतने बता सकते हो। हमारे आसपास बहुत सारे सॉलिड्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक मैटर पे जो आपके आसपास है अप्लाई करते रहिए। जो मैटर इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा वो सॉलिड हो गया। ठीक है, तो बहुत एग्जांपल्स है, चेयर, रबड़, ठीक है, पेंसिल, अलमीरा, हम खुद, ठीक है, बैग, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अब हम हमारी क्लास का लास्ट पॉइंट देखते हैं, सम एक्सेप्शनल बिहेवियर, मतलब कि ऐसे कुछ सॉलिड्स के ऊपर हम अब नजर डालेंगे जो इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रही या वेरिएशन उनमें आ रहा है। ठीक, तो एक्सेप्शनल बिहेवियर में हम 3 सॉलिड्स को कवर करेंगे। पहला है रबर।
अब रबर में एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या है? जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जो सॉलिड्स हैं वो फोर्स लगाने के बाद भी अपना शेप चेंज नहीं करते, लेकिन यही चीज अगर हम एक रबर पे अप्लाई करें तो हमें कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। जैसे मेरे हाथ में ये एक रबर बैंड है, अब नॉर्मल कंडीशन में इसका ये शेप है एक लगभग सर्कल की तरह, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर हम इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाएं खींचने के लिए तो इसका शेप चेंज हो सकता है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या रबर को हम एक सॉलिड कह सकते हैं? ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हाँ, रबर एक सॉलिड है, लेकिन हम इस शेप में जो चेंज आ रहा है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमने कहा था कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो शेप में चेंज आ रहा है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने फोर्स लगाया और शेप चेंज हो गया, अब अगर हम उस फोर्स को हटा भी रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो शेप वो चेंज स्टेट में ही रह गया हो, यानी शेप परमानेंटली बदल गया हो। रबर के साथ ऐसा नहीं होता है। रबर में जब हम फोर्स लगाते हैं तब तक तो उसका शेप चेंज रहता है, लेकिन अगर हम फोर्स हटा दें तो वो अपने फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसलिए हमें महसूस होता है, हमें लगता है कि रबर एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखा है, बट ये एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं, जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इट चेंज शेप अंडर अ फोर्स बट regains its original shape as soon as force is removed। जैसे ही फोर्स हट जाएगा दोबारा से, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, इसीलिए हम उसको सॉलिड कह सकते हैं। जो एक बार शेप चेंज कर दे लेकिन वो दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में ना आए फोर्स हटाने के बाद भी, उसे हम सॉलिड नहीं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्ट शुगर। अब सब जानते हैं कि अगर हम दो अलग अलग तरह के, दो अलग अलग शेप के वेसल लें, जैसे कि एक ये और एक ये, और इन दोनों में हम चाहे सॉल्ट चाहे शुगर इसे डालें, तो सबको पता है कि अगर हम इसमें सॉल्ट या शुगर डालेंगे तो उसका शेप इस वेसल की तरह दिखाई देगा, और अगर हम उसे इस जार में डालेंगे तो उसका शेप जार के जैसा हो जाएगा। यानी कि यहां हम देख रहे हैं कि जो सॉलिड है, मतलब कि सॉल्ट और शुगर है, वो जिस कंटेनर में, जिस वेसल में हम उन्हें रख रहे हैं उसी का शेप एक्वायर कर रहे हैं, मतलब कि इनका शेप चेंज हो रहा है, ऐसा अपीयर होता है हमें। तो इस शेप को चेंज करने के बेसिस पे हम एक बार को कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या ये सॉलिड है? तो इसका आंसर फिर से यही है कि हाँ, ये सॉलिड है। हमें लगता है कि ये इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर है, लेकिन जो शेप चेंज हो रहा है वो बहुत सारे सॉल्ट और शुगर के क्रिस्टल्स का मिलाकर, जो हमें एक पूरा ग्रुप है, उसका शेप चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम उनमें से किसी एक क्रिस्टल को देखें, चाहे वो सॉल्ट का हो चाहे शुगर का हो, किसी भी एक दाने को, जिसको हम कहते हैं ग्रेन को, ग्रेन और वी कैन से क्रिस्टल, उसे अगर हम देखें तो चाहे आप उस एक क्रिस्टल को अपने हाथ में रखिए, चाहे किसी वेसल में रखिए, चाहे कहीं में भी रख दीजिए, उस एक सिंगल ग्रेन का या क्रिस्टल का शेप कभी चेंज नहीं होता। तो जो शेप चेंज हो रहा है वो उसके बल्क का हो रहा है, और यहां पर बात चल रही है पार्टिकल की। तो एक सिंगल क्रिस्टल का शेप कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड ही है, बस हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑल्दो द शेप ऑफ बल्क sugar or salt appear to change but the shape of their single crystal never change। मतलब कि जो टोटल मिला के सॉल्ट या शुगर हम देख रहे हैं उसका तो शेप चेंज हो सकता है, लेकिन एक सिंगल क्रिस्टल का नहीं हो सकता, इसलिए हम इनको भी सॉलिड कह सकते हैं। अब हमारा तीसरा और लास्ट एग्जांपल है स्पंज। सब जानते हैं स्पंज क्या होता है, हम क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं घर में। अब जब हम उस स्पंज को कंप्रेस करते हैं तो बड़ी आसानी से कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है। जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक में कि सॉलिड्स आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, मतलब वो कंप्रेस नहीं होते। तो ऐसे में हम उस स्पंज को सॉलिड कहें या नहीं कहें, क्योंकि वो ऑपोजिट बिहेवियर दिखा रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हाँ, स्पंज एक सॉलिड है। क्यों? क्योंकि जो हमें लग रहा है कि वो स्पंज कंप्रेस हो पा रहा है, वो एक्चुअल में कंप्रेस स्पंज नहीं हो रहा है। उसमें होता क्या है कि स्पंज में बहुत सारी स्मॉल माइन्यूट होल्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो अपनी नेकेड आई से भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में इन पोर्स में, इन होल्स में
जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो आके ट्रैप हो जाती है, वो उस जगह को ऑक्यूपाई करके रखती है हमेशा। जब हम उस स्पंज को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उस कंप्रेस करने वाले फोर्स की वजह से जो एयर है वो बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, मतलब कि वो बाहर पुश होकर निकल जाती है। तो अब क्या हुआ कि वो जो होल्स हैं उसकी जगह खाली हो गई, और इसीलिए वो एम्प्टी स्पेस को वो स्पंज के पार्टिकल्स फिल करने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो स्पंज है वो कंप्रेस हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अपने अंदर की जो एम्प्टी स्पेस है अब बन गई है एयर के बाहर निकलने से, उसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो स्पंज है वो एक सॉलिड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पंज हैज माइन्यूट होल्स और पोर्स इन इट इन विच एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज ट्रैप्ड। उसमें एयर ट्रैप्ड रहती है हमेशा। When we try to compress sponge, जब हम कोशिश करते हैं कि हम उसे दबाएं, this air is expelled out, एयर जो है बाहर निकल जाती है, creating empty spaces, उसके अंदर फिर जो स्पेसेस हैं, जो होल्स की स्पेसेस हैं वो खाली हो जाती हैं, और उन खाली जगह की वजह से हमें लगता है कि जो स्पंज है वो कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए स्पंज को हम एक सॉलिड कह सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। सॉलिड स्टेट की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में जो भी हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आप अपनी नोट्स में ऐड करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।